आज के क्लास में हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं अपने क्लास 7 के मैथ में एक और नया चैप्टर का नाम है डाटा हैंडलिंग। इसके पहले हम लोगों ने दो चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है, चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2। आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं अपने मैथ के अंदर चैप्टर नंबर 3 को। चैप्टर का नाम है हमारा डाटा हैंडलिंग। ओके, इसमें आगे बढ़ने से पहले कुछ बातें हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। यदि एनसीईआरटी बुक में आप देखोगे तो ये चैप्टर नंबर हमारा 3 है, ठीक है। लेकिन यही चैप्टर आरएस अग्रवाल बुक में मिलेगा आपको 3 चैप्टर में डिवाइड किया हुआ है, चैप्टर नंबर 21, 22 और 23। इसका मतलब सिंपल सा हुआ कि यदि आप इस चैप्टर को डाटा हैंडलिंग को खत्म कर लेते हैं तो एनसीईआरटी से जो आपका चैप्टर है डाटा हैंडलिंग वो खत्म हो जाएगा, चैप्टर नंबर 3। और यदि आप इस चैप्टर डाटा हैंडलिंग को खत्म कर लेते हैं तो आरएस अग्रवाल वाले बुक से आपके 3 चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे, चैप्टर नंबर 21, 22 और 23। ठीक है, चलिए आइए हम लोग शुरुआत करते हैं। हम लोग अपने इस खूबसूरत से चैप्टर का नाम है डाटा हैंडलिंग। बेहतर तरीके से समझने के लिए हम लोग अपने इस चैप्टर को अलग अलग पार्ट में डिवाइड करेंगे, क्योंकि चैप्टर हमारा थोड़ा सा बड़ा है। अलग अलग चीजों के बारे में आपको सीखने को मिलेगा, जैसे मीन, मीडियन, मोड, फिर से बार ग्राफ, डबल बार ग्राफ, फिर प्रोबेबिलिटी। अलग अलग प्रकार के कॉन्सेप्ट इस चैप्टर में इस्तेमाल होते हैं, तो उन्हीं सब चीजों के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो बेहतर तरीके से समझने के लिए हम लोग अपने इस चैप्टर को लगभग 5-6 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। तो आइए पहले इस चैप्टर का हम लोग एक फ्लो चार्ट बनाते हैं कि आखिर इस चैप्टर में हम लोगों को पढ़ना क्या क्या है, फिर आगे बढ़ेंगे तो और ज्यादा समझ में अच्छे तरीके से आएगा। मतलब ये हुआ कि चैप्टर को हम लोग अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर लेंगे, क्योंकि ये चैप्टर हमारा थोड़ा सा बड़ा है और हर टॉपिक वाइज पढ़ेंगे तो अच्छे तरीके से आप समझ पाओगे। सबसे पहले तो हम लोग अपने इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे चैप्टर का इंट्रोडक्शन, हर चैप्टर के तरह। सबसे पहला हम लोग अपने चैप्टर में डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में बेसिकली हम लोग ये बात करेंगे कि डाटा हैंडलिंग क्या होता है, डाटा क्या होता है, बेसिकली इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में हम लोग बात करेंगे। जैसे आपने नाम सुना होगा डाटा, रॉ डाटा, फिर से अरे, फ्रीक्वेंसी, ऑब्जर्वेशन, टैब्यूलेशन ऑफ डाटा। इन्हीं सब चीजों के बारे में हम लोग बात करेंगे अपने इंट्रोडक्शन वाले टॉपिक में, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग बात करेंगे अपने इस चैप्टर के अंदर, इसको और यदि पार्ट में डिवाइड करें तो हम लोग बात करेंगे मीन के बारे में। अब ये मीन क्या होता है आप सबको समझोगे, लेकिन एक एक करके। उसके बाद फिर हम लोग बात करेंगे अपने चैप्टर के अंदर मीन के बाद मीडियन के बारे में बात करेंगे। मीडियन के बाद हम लोग इसमें बात करेंगे मोड के बारे में। मोड के बाद हम लोग डिस्कस करेंगे बार ग्राफ के बारे में। बार ग्राफ, बार ग्राफ के बाद हम लोग बात करेंगे डबल बार ग्राफ, डबल बार ग्राफ। और लास्ट में हम लोग बात करेंगे प्रोबेबिलिटी के बारे में। यानी कि इस चैप्टर को हम लोग लगभग टोटल कितने पार्ट में डिवाइड कर दिया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 अलग अलग पार्ट में हम लोगों ने इसको 7 अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया है। इन्हीं सब चीजों को डिस्कस करना है, तो इन सब को अच्छे तरीके से आप लिखेंगे ताकि आपको एक ओवरव्यू मिल जाए कि इस चैप्टर में हम लोगों को पढ़ना क्या क्या है। इससे होता क्या है ना, आपको ओवरऑल एक आइडिया मिल जाता है कि इस चैप्टर में हम लोगों को किन किन मेन टॉपिक के बारे में डिस्कशन करना है, तो ज्यादा अच्छा रहता है कि नहीं। तो सबसे पहला हेडिंग आप डालेंगे डाटा हैंडलिंग, उसके 7 छोटे छोटे पार्ट बनाएंगे। पहले में आप लिखोगे इंट्रोडक्शन, फिर हम लोग बात करेंगे मीन, मीडियन, मोड, बार ग्राफ, डबल बार ग्राफ और प्रोबेबिलिटी। इतने अलग अलग टॉपिक को यदि आप पढ़ लेते हैं तो आपका पूरा चैप्टर डाटा हैंडलिंग एनसीईआरटी के हिसाब से खत्म हो जाएगा और आरएस अग्रवाल के हिसाब से आपके 3 चैप्टर खत्म हो जाएंगे, चैप्टर नंबर 21, 22 और 23। ठीक है, तो इसको आप एकदम एक तरीके से अच्छे तरीके से मतलब इसको बनाइएगा फ्लो डायग्राम के तरह। आगे बढ़े तो ये हो गया हमारा एक चैप्टर, इस चैप्टर का ओवरऑल ओवरव्यू कि आखिर हम लोगों को इसमें पढ़ना क्या है। क्योंकि सबसे पहले हमारा इंट्रोडक्शन है तो हम लोग यहीं से स्टार्ट करते हैं। आइए, सबसे पहला हेडिंग हमारा रहेगा इंट्रोडक्शन।
एक टॉपिक को खत्म करेंगे, फिर चलेंगे दूसरे वाले टॉपिक पे, यानी कि इंट्रोडक्शन हमारा खत्म होगा, फिर मीन पे, फिर मीडियन, मोड, इस तरीके से आगे हम लोग बढ़ते चलेंगे। आगे बढ़े हम लोग, चलिए। तो पहला जो हमारा आज स्टार्ट होने जा रहा है वो इंट्रोडक्शन स्टार्ट होने जा रहा है, और इंट्रोडक्शन में बेसिकली हम लोग बात करेंगे सम इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में। सम इंपॉर्टेंट टर्म्स, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म है हमारे पास, उसके बारे में बात करेंगे इंट्रोडक्शन में। आगे बढ़े हम लोग, चलिए। सबसे पहले हम लोग समझते हैं, चैप्टर का नाम है डाटा हैंडलिंग, तो पहले हम लोग समझ लेंगे डाटा का मतलब क्या होता है। हैंडलिंग का तो सिंपल सा मतलब हो गया किसी चीज को हैंडल करना, मतलब संभालना, अच्छी तरीके से उसको समझना, है ना, इंटरप्रेट, एनालाइज करना, ये सब चीजें हैंडलिंग कहलाता है। लेकिन पहले आप समझो ये डाटा क्या होता है। आगे बढ़े, चलिए। तो इसको ध्यान से अब आप समझिएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन हमारा अब स्टार्ट होने जा रहा है। तो टॉपिक हमारा इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन के अंदर हम लोग बात करेंगे सम इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में, और सबसे इंपॉर्टेंट पहला हमारा टर्म होगा डाटा के बारे में। तो शुरुआत करते हैं, डाटा का मतलब क्या होता है। डाटा का मतलब होता है बेसिकली आपको इंफॉर्मेशन मिलना चाहिए। डाटा मीन्स इंफॉर्मेशन। डाटा मीन्स इंफॉर्मेशन in the form of numerical figure। बस इसका मतलब क्या हुआ, आइए इसके बारे में पहले हम लोग बात करते हैं। डाटा मीन्स इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ न्यूमेरिकल फिगर। अभी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, एग्जाम्पल लेंगे तो समझ में ज्यादा आएगा। जैसे मान लेते हैं, सपोज करिए कि आप लोग क्लास 7 में हैं। क्लास 7 में सपोज करो 10 बच्चे हैं, उस 10 बच्चे का मैथ का टेस्ट हुआ, और मैथ का जो टेस्ट हुआ वो था 80 नंबर का। तो यहां पे हम लोग लिखते हैं मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय marks obtained by 10 students in math test out of 80 marks। क्या लिखा हमने हेडिंग, मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 10 स्टूडेंट्स इन मैथ टेस्ट आउट ऑफ 40 मार्क्स। मतलब मान लेते हैं पहले बच्चे ने लेकर आया 70, उसके बाद 25, फिर 30, फिर 17, एक बच्चा है जो 80 में 80 भी लेकर आ गया। उसके बाद मान लेते हैं एक का है 79, फिर 73, फिर 69, इस तरीके से 1 2 3 4 5 6 7 8, एक मान लेते हैं कि 40 लेकर आ जाता है और एक 50 लेकर आ जाता है, इस तरीके से। तो चलिए अब समझते हैं कि हमने जो डाटा के बारे में लिखा वो क्या कहता है, और उसका एग्जांपल लेंगे तो और ज्यादा हमारे लिए कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखिए पहले क्या है लिखा हुआ, डाटा मीन्स इंफॉर्मेशन। इस इंफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है, किसी चीज के बारे में आपको जानकारी मिलना, लेकिन वो जानकारी आपको मिलेगा, इंफॉर्मेशन मिलेगा किस फॉर्म में, नंबर के फॉर्म में। तो यदि कोई इंफॉर्मेशन यानी कि कोई जानकारी आपको नंबर के फॉर्म में मिलता है तो वो हमारा कहलाएगा डाटा। जैसे यहां पे देखिए, ये सारा का सारा 10 बच्चे के मार्क्स लिखे हुए हैं। पहले बच्चे ने मैथ के टेस्ट में लाया 80 में 70 मार्क्स, फिर 25, फिर 30, फिर 17, फिर 80, एक बच्चा का है जो कि 80 नंबर भी लेकर आता है, फिर 79, फिर 73, 69, 40 और 50। तो यहाँ पे 10 बच्चे का मैथ का मार्क्स लिखा हुआ है कि 80 में वो कितना लेकर आया। तो पहले तो बात तो आप ये बताओ, क्या इस नंबर को देखकर आपको एक इंफॉर्मेशन मिला कि नहीं मिला, एक जानकारी मिला कि नहीं मिला? क्या इंफॉर्मेशन मिला? इंफॉर्मेशन ये मिला कि भाई क्लास 7 के बच्चों का 10 बच्चों का टेस्ट हुआ था, 80 मार्क्स का मैथ वाला टेस्ट था, और वो 80 में इतने इतने नंबर लेकर आया। तो इससे हमको क्या मिल रहा है, ओवरऑल एक इंफॉर्मेशन मिल रहा है, जानकारी मिल रहा है। किस फॉर्म में है जानकारी, इंफॉर्मेशन नंबर के फॉर्म में है। तो यही हमारा कहलाएगा डाटा। समझ में आया सबको, कोई दिक्कत इसमें? तो यदि कोई चलते फिरते आपसे पूछ ले कि बताइए आप डाटा के, हालांकि ध्यान रखना
डाटा का मतलब कंप्यूटर में अलग होता है। कंप्यूटर में भी आप पढ़ते हैं ना, डाटा वगैरह पढ़ते हैं हम कंप्यूटर में, तो कंप्यूटर में डाटा का मतलब अलग होता है, यहाँ पे मैथ में डाटा का मतलब अलग होता है। ठीक है, तो यदि चलते फिरते आपसे कोई पूछ ले कि बताइए डाटा का मतलब क्या समझते हैं आप, तो सिंपल सा आपको बताना है कि कोई भी इंफॉर्मेशन यानी कि किसी चीज के बारे में यदि हमको जानकारी मिल रहा है और वो जानकारी नंबर के फॉर्म में मिल रहा है तो हम उसको कह देंगे डाटा। एग्जाम्पल आपके सामने है, यहाँ पे 10 बच्चे मैथ में 80 का टेस्ट हुआ था, 80 मार्क्स का मैथ का, उसमें से इतना इतना नंबर लेकर वो लोग आए हैं। तो ये साफ बता रहा है कि एक हमको इंफॉर्मेशन मिल रहा है किस बारे में, कि 10 बच्चे का मैथ का टेस्ट हुआ, पहले बच्चे ने 70 लाया, फिर 25 दूसरे वाले बच्चे ने, तीसरे वाले ने 30, इस तरीके से 17, 80, 17 इस तरीके से। तो ये ओवरऑल हमको एक इंफॉर्मेशन मिल रहा है, एक जानकारी मिल रहा है, इसी को हम लोग कह देंगे डाटा। बस एक दो एग्जाम्पल और लेते हैं आपके प्रैक्टिकल लाइफ से, आप इसको ज्यादा कनेक्ट कर पाओगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि इंडिया और पाकिस्तान का मैच चल रहा है। सपोज करिए कि इंडिया और पाकिस्तान का मैच चल रहा है। इंडिया के कुछ फेमस क्रिकेटर जैसे विराट कोहली, रोहित शर्मा, है ना, यशस्वी जायसवाल, ईशान किशन, इन सभी ने कुछ कुछ रन बनाए। सपोज करिए कि विराट कोहली ने सेंचुरी लगा दिया, विराट कोहली मान लेते हैं 105 रन बनाए, तो ये जो 105 रन विराट कोहली ने बनाया, इससे आपको क्या मिला, एक इंफॉर्मेशन मिला कि भाई विराट कोहली ने रन बनाया, कितना बनाया, 105 रन बनाया। तो ये जो 105 ये क्या एक नंबर है ना, तो आपको इंफॉर्मेशन मिला कि नहीं मिला, क्या इंफॉर्मेशन मिला कि विराट कोहली ने 105 रन बनाया, तो ये हमारा डाटा हो गया। मान लेते हैं ईशान किशन ने 95 रन बनाया, तो वो भी तो इंफॉर्मेशन नहीं मिला हमको, तो वो भी हमारा एक डाटा ही कहलाएगा। तो कोई भी बात, कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी जानकारी यदि आपको नंबर के फॉर्म में मिल रहा है तो वो हमारा कहलाएगा डाटा। समझ में आ रही है बात। सपोज मान लीजिए कि आप पटना से दिल्ली जा रहे हैं, पटना से दिल्ली जा रहे हैं, आपके टिकट का प्राइस है 1000 रुपए, 1000। तो ये जो 1000 है आपको क्या बता रहा है, इंफॉर्मेशन बता रहा है। क्या इंफॉर्मेशन बता रहा है कि भाई पटना से दिल्ली तक का जो दूरी का टिकट है ट्रेन का वो 1000 रुपए है। ये जो 1000 है ये न्यूमेरिकल फिगर है ना, नंबर है ना, तो ये आपको इंफॉर्मेशन दे रहा है, मतलब वो भी हमारा क्या हो गया, कि डाटा हो गया। ओवरऑल पूरा का पूरा कंक्लूजन यदि मैं बताऊं एक लाइन में, तो वो ये कि कोई भी बात, कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी जानकारी यदि आपको मिल रहा है और उसमें नंबर छुपा हुआ है, इस प्रकार के नंबर, तो वो हमारा डाटा कहलाएगा। सिंपल सी बात है। आगे बढ़े, चलिए, ये हो गया हमारा पहला इंपॉर्टेंट टर्म। अब दूसरा पे आते हैं थोड़ा। दूसरा हमारा होता है रॉ डाटा। रॉ डाटा, इसके बारे में लिखते हैं पहले। when data is obtained in its original form, when data is obtained in its original form, it is called raw data। इसका मतलब क्या हुआ, आइए इसके बारे में हम लोग समझते हैं। जैसे when data is obtained in its original form, it is called raw data। ओरिजिनल फॉर्म का मतलब यहां पे क्या है, क्या डुप्लीकेट फॉर्म भी होता है क्या कुछ, समझते हैं इसको। देखिए, जब भी कोई डाटा या फिर कोई इंफॉर्मेशन, आप कह रहे हो डाटा मतलब इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन मतलब डाटा, बात एक ही है। जब भी कोई बात आपको पहली बार पता चले, पहली बार मतलब ओरिजिनल, जहां से शुरुआत हुआ पहले पता चल गया आपको, बाद में नहीं, बाद में फिर वो पुराना हो जाएगा। समझ में आ रही है बात। तो जब भी कोई बात आपको पहली बार पता चले वो हमारा कहलाएगा रॉ डाटा। पहली बार पता चलने का मतलब हो गया वो अभी फिलहाल क्या है, ओरिजिनल है, हकीकत है, इसके पहले किसी को पता नहीं है। समझ में आ रही है बात। जैसे सपोज करते हैं, मान लेते हैं यही वाला एग्जांपल, ठीक है, यही वाला एग्जांपल। सपोज कीजिए कि मैंने क्लास 7 के 10 बच्चों का टेस्ट लिया मैथ का, 80 मार्क्स का। 10 बच्चे का नंबर इस तरीके से आया, ठीक, और ये नंबर हमने सबसे पहली बार बता दिया किसी एक बच्चे को कि देखो तुम्हारे क्लास का टेस्ट हुआ था
और 10 बच्चे ने टेस्ट दिया था, 10 बच्चे का नंबर इस तरीके से है, तो उस बच्चे को जो हमने नंबर बताया ना, पहली बार बताया ना हमने उसको, तो वो हो गया हमारा रॉ डाटा। बस, तो वही बात यहाँ पे लिखा हुआ है कि व्हेन डाटा इज ऑब्टेन इन इट्स ओरिजिनल फॉर्म, ओरिजिनल फॉर्म का मतलब हो गया फर्स्ट टाइम, क्या हो गया, फर्स्ट टाइम। तो आप यहाँ पे लिख भी सकते हो ब्रैकेट में, यहाँ पे लिख ही दिया करो, ज्यादा अच्छा रहेगा। ओरिजिनल फॉर्म का मतलब हो गया एक तरीके से समझने के लिए आप बोल सकते हो फर्स्ट टाइम, ठीक है। तो यदि कोई इंफॉर्मेशन, कोई जानकारी आपको पहली बार मिल रहा है, वो हमारा कहलाएगा रॉ डाटा। जैसे मान लेते हैं, सपोज करिए कि फिर से वो एग्जांपल इंडिया और पाकिस्तान वाला ज्यादा अच्छा रहेगा, आप लोग देखते भी मैच तो कनेक्ट कर पाओगे ज्यादा अच्छी तरीके से। मान लीजिए, सपोज करिए कि आज इंडिया और पाकिस्तान का मैच था, ठीक है। हम तो यहाँ पे पढ़ा रहे थे, हम मैच नहीं देख पाए मान लीजिए, तो आप लोग अभी घर से आए, आपने देखा कि यार विराट कोहली ने 105 रन मार दिया, और आप जैसे क्लास आए और ऐसे आपने बताया कि सर आपको पता है आज विराट कोहली ने कितना रन मारा, 105 रन मारा। तो ये जो आपने डाटा हमको आके बताया पहली बार, वो ओरिजिनल डाटा है, ओरिजिनल मतलब फर्स्ट टाइम, तो वो हमारे लिए क्या बन जाएगा, वो डाटा रॉ डाटा बन जाएगा। समझ रही बात। तो क्या इन दोनों में डिफरेंस समझ में आया। तो डाटा का एक बार फिर से रिवाइज करवा देते हैं क्योंकि आगे बढ़ेंगे हम लोग। तो डाटा का सिंपल सा मतलब हो गया कि कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी बात, कोई भी जानकारी, कोई भी मैसेज यदि आपको नंबर के फॉर्म में मिल रहा है और उससे आपको कुछ जानकारी मिल रहा है, तो वो हमारा कहलाएगा डाटा, ठीक। अब रॉ डाटा का मतलब हो गया कि कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी जानकारी यदि आपको ओरिजिनल फॉर्म में मिल रहा है, इट मींस फर्स्ट टाइम यदि आपको वो जानकारी मिल रहा है, पहली बार मिल रहा है, इसके पहले नहीं मिला था, वो आपका रॉ डाटा कहलाएगा। समझ में आया बात। अब जैसे मान लीजिए, सपोज करिए कि विराट कोहली 105 रन मारा, आपने आके हमको पहली बार बताया, तो ये हमारे लिए क्या हो गया, रॉ डाटा हो गया। लेकिन वही बात आप 10 दिन के बाद हमको बताएंगे दोबारा, तो क्या वो दोबारा हमारे लिए रॉ डाटा रहेगा, नहीं, वो तो पुराना हो गया ना। फिर पहले आपने एक बार बता चुका था, एक बार आपने 10 दिन के बाद बता दिया, तो वो हमारा रॉ डाटा नहीं कहलाएगा, वो सिंपली एक डाटा बन के रह जाएगा, ठीक है। तो यहां पे इसके एग्जाम्पल में आप सेम एग्जाम्पल लिख देंगे, ठीक है। तो इसके एग्जाम्पल में यही वाला एग्जाम्पल यहां पे आ जाएगा, सेम एग्जाम्पल। तो ये हम आपके ऊपर छोड़ दें, ये एग्जाम्पल आप लिख लेंगे, कोई दिक्कत होगा इसमें। चलिए, सेम एग्जाम्पल, एकदम सेम। तो मान लीजिए कि पहली बार क्लास टेस्ट हुआ 80 मार्क्स का, ये नंबर आया और ये इन्फॉर्मेशन आपको पहली बार मिल रहा है, तो वो हमारा हो गया रॉ डाटा। आगे बढ़े, चलिए। अब अगला हमारा है, दूसरा हो गया, तीसरे नंबर में है अरे, ARRAY, अरे एरे जो बोलो आप सब सही है, समझ में आना चाहिए बस, ARRAY, अरे। देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, when the data is arranged in ascending or descending order, then the data is called array। क्या हुआ इसका मतलब, इसका मतलब हुआ कि when the data is arranged in ascending or descending order, then the data is called array। इसका मतलब सिंपल सा ये है कि यदि कोई डाटा आपके सामने दिया गया है, यदि उस डाटा को आप या तो असेंडिंग में या फिर डिसेंडिंग में अरेंज कर देते हैं, तो वो हमारा कहला जाता है एरे। दोनों ऑप्शन आपके पास होता है, या तो असेंडिंग में अरेंज कर दो या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दो, इसीलिए हमने यहाँ पे और लिखा है, एंड नहीं और, ठीक है। तो या तो आप डाटा को असेंडिंग ऑर्डर में या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर देते हैं, तो वो हमारा कहला जाता है एरे। आगे बढ़ा जाए, चलिए। इसका एग्जाम्पल हम लोग कोई भी एक एग्जाम्पल ले सकते हैं, बार बार इतना बड़ा एग्जाम्पल मत लेना, क्योंकि फिर आपके समझने के लिए लगेगा कि सब तो एक ही है, फिर कुछ डाटा अलग लेते हैं, ठीक है। कोई भी रैंडम सा नंबर उठा लेते हैं, कोई भी कुछ भी उठा लो। जैसे मान लो हमने लिया 2 4 5 9 6 3 12 14 18
96, 24, बस काफी है इतना। इतने सारे हमारे पास नंबर है। तो मान लेते हैं कि ये भी हमारा एक डाटा है। मान लेते हैं यहाँ पे जो नंबर लिखे हैं ये भी हमको कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन दे रहा है, बस सपोज कर लेते हैं, ठीक है। जब इन्हीं सारे डाटा को आप या तो असेंडिंग में अरेंज कर दो या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दो तो वो हमारा कहला जाएगा अरे। ज्यादा बढ़िया रहता है कि इसको असेंडिंग में कर दो, छोटे से बड़े, डिसेंडिंग में भी कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा बढ़िया क्या रहेगा असेंडिंग, क्योंकि आपके बुक में ज्यादातर सवाल असेंडिंग में अरेंज करके दिया गया है। लेकिन अब इसका मतलब ये नहीं कि डिसेंडिंग में नहीं आएगा, कहीं भी आ सकता है, ठीक ना। तो इसको अरेंज कर देते हैं हम लोग। अरेंज द गिवन डाटा, अरेंज द गिवन डाटा इन असेंडिंग ऑर्डर। आइए थोड़ा सा इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं। तो बताइए सबसे छोटा कौन सा डाटा इसमें दिख रहा है आपको? 2, उसके बाद 3 भी है, 3, उसके बाद 4, उसके बाद 5, 5 के बाद 6, 6 के बाद 6 के बाद सीधा 9, 9 के बाद 9 के बाद 11 कहाँ है? 11 नहीं है। 9 के बाद 12, 12 के बाद 14, 14 के बाद 18, 18 के बाद 24 और लास्ट 96, बस हो गया। इसी को आप डिसेंडिंग में भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे बढ़े, इसमें कोई दिक्कत? चलिए वेरी गुड। फिर तो एरे का सिंपल सा मतलब हो गया कि जब आप डाटा को या तो असेंडिंग ऑर्डर में या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में किसी में भी आप अरेंज कर दो वो डाटा हमारा अब कहला जाता है एरे। बस सिंपल है। आगे बढ़ते हैं, इसको पहले लिख लीजिए जल्दी से फटाफट। और यहाँ पे ये रॉ डाटा वाले एग्जाम्पल में ये सेम एग्जाम्पल आप यहाँ पे लिख दीजिएगा, क्योंकि सेम ही होता है, बात कुछ अलग नहीं होता। आगे बढ़े, चलिए तीसरा के बाद चौथे नंबर पे आइए। उसके बाद है हमारा ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन स्पेलिंग OBSERVATION, ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन का मतलब क्या होता है थोड़ा सा इसमें हम लोग लिख लेते हैं। ईच न्यूमेरिकल फिगर या फिर ईच न्यूमेरिकल फिगर, चलो वो भी ठीक रहेगा। ईच न्यूमेरिकल फिगर in a data, each numerical figure in a data is called an observation. क्या लिखा? Each numerical figure in a data is called an observation, यानी कि एक डाटा में जितने भी नंबर हैं सब के सब ऑब्जर्वेशन है। एक एग्जांपल लेते हैं तो समझ में आपको ज्यादा आएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। सपोज कोई भी नंबर उठा लेते हैं हम लोग, चलो यही नंबर उठा लेते हैं, कोई भी ले सकते हो आप, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऊपर वाला लेते हैं 2, 4, 5, 9, 6, 3, 12, 14, एग्जाम्पल कोई भी ले सकते हैं, इसीलिए हम रैंडम सा ऊपर का ही एग्जाम्पल यहाँ पे ले रहे हैं। ये हमारे सामने एक डाटा है मान लीजिए। अब जरा देखो यहाँ पे, मान लीजिए कुछ देर के लिए कि हमारा जो नंबर यहाँ पे दिया हुआ है ये हमारा डाटा है, क्योंकि इससे हमको कुछ जानकारी मिल रहा है। ये जो पहला आप देख रहे हो ना नंबर 2 है हमारा, ये हमारा ऑब्जर्वेशन कहलाएगा। 4 भी ऑब्जर्वेशन है, 5, 9, 6, 3 सब ऑब्जर्वेशन है। तो अब यदि मैं आपसे पूछूं कि इस वाले डाटा में बताइए टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने, तो क्या बोलोगे? सबको जोड़ दो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हमारे पास है? 11 है। इसका मतलब एक डाटा में जितना भी नंबर होता है सब अपने आप में क्या है? एक ऑब्जर्वेशन, 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 सारे ऑब्जर्वेशन है। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हो जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ
ऑब्जर्वेशन इज 11। कोई दिक्कत नहीं इसमें। चलिए इतना लिखिए पहले, फिर आगे बढ़ते हैं। एक दो और इसमें बच रहा है बस, उसके बाद फिर खत्म। आगे बढ़े। तो ये हो गया हमारा ऑब्जर्वेशन। तो चारों को एक बार हम लोग फटाक से देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ जाएंगे। डाटा का सिंपल सा मतलब कि कोई भी इंफॉर्मेशन, जानकारी, सूचना, खबर जो भी हो, यदि आपको मिल रहा है और उसमें नंबर इन्वॉल्व है तो हमारा डाटा कहलाएगा। रॉ डाटा क्या था? कोई भी जानकारी, सूचना, कोई भी चीज यदि आपको पहली बार मिल रहा है ओरिजिनल फॉर्म में, यानी कि पहली बार मान लो फर्स्ट टाइम, तो वो हमारा कहलाता है रॉ डाटा। ठीक है। उसके बाद अरे का मतलब क्या हो गया कि जब आपके पास कोई डाटा हो, यदि उस डाटा को आप असेंडिंग ऑर्डर में या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर देते हैं तो हमारा डाटा कहलाने लगता है अरे। ओके। उसके बाद फिर आपने समझा ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन का सिंपल सा मतलब हो गया कि एक डाटा में जितने भी नंबर हैं वो सारे के सारे नंबर अपने आप में खुद एक ऑब्जर्वेशन होते हैं। तो इस वाले डाटा का बात करें तो टोटल इसमें हमारे 11 नंबर हैं, तो 11 ऑब्जर्वेशन हो गए। सिंपल। चलिए इतना समझ में आ गया तो आगे बढ़ते हैं। इधर का मिटाया जाए। चलिए नेक्स्ट है हमारा 5वें नंबर पे फ्रीक्वेंसी ऑफ एन ऑब्जर्वेशन। फ्रीक्वेंसी ऑफ एन ऑब्जर्वेशन। फ्रीक्वेंसी ऑफ एन ऑब्जर्वेशन का मतलब क्या हुआ, इसके बारे में थोड़ा सा लिखते हैं। यहां पे लिखेंगे नंबर ऑफ टाइम्स अ पर्टिकुलर number of times a particular observation occurs it is called a frequency of an ऑब्जर्वेशन। क्या इसका मतलब हुआ, अभी समझ में नहीं आएगा। एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल, नंबर ऑफ टाइम्स अ पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन अकर्स, इट इज कॉल्ड अ फ्रीक्वेंसी ऑफ एन ऑब्जर्वेशन। कोई भी रैंडम सा डाटा लिखते हैं, ठीक है, समझिएगा। 9 5 6 9 6 5 3 5 9 6 3 6 9, कोई भी नंबर ले लिया हमने। ठीक है। अब देखो यहां पे ध्यान से, यदि मैं आपसे पूछूं कि बताइए इस पूरे डाटा में 9 कितनी बार रिपीट हुआ है, तो 1 2 3 4, तो 9 का फ्रीक्वेंसी कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, क्योंकि 9 कितनी बार रिपीट हुआ, 4 बार हो गया। तो यहां पे हम लोग लिखेंगे फर्स्ट में फ्रीक्वेंसी ऑफ 9 इज इक्वल टू 4। इसका मतलब सिंपल सा हो गया। अब आप डेफिनेशन पे आओ, आपको समझ में आएगा। नंबर ऑफ टाइम्स ऑफ पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन। अच्छा पहले तो ये बताइए कि ये जो हमारे सारे डाटा है यहाँ पे, क्या ये सारे के सारे अपने आप में एक ऑब्जर्वेशन है कि नहीं है? बिल्कुल है। तो अब इसमें ये देखो कि कौन सा ऑब्जर्वेशन, यानी कि कौन सा नंबर कितनी बार रिपीट हुआ है, कितनी बार अकर हुआ है। तो 9 का बात करें तो 1 2 3 और ये हमारा 4 बार रिपीट हुआ वो, तो 9 का फ्रीक्वेंसी कितना हो जाएगा, 4। अब आओ थोड़ा 5 के ऊपर। 5 के बारे में यदि बात करें तो 5 कितनी बार रिपीट हुआ, 1 2 3, 5 3 बार रिपीट हुआ है, तो 5 का फ्रीक्वेंसी 3 हो जाएंगे। तो यहां पे आप लिखोगे फ्रीक्वेंसी ऑफ 5 इक्वल्स टू 3। और कौन सा नंबर दिख रहा है, 6 एक बार देख लेते हैं। 1 2 3 4, एक बार और ले लो, कितना हो गया, 5। फ्रीक्वेंसी ऑफ 6 इक्वल्स टू 5, यानी कि 6 जो है इस पूरे डाटा में
5 बार रिपीट हुआ, यानी कि 5 बार अकर हुआ है। ठीक है, उसी तरीके से आप और किसका लिख सकते हो, और कौन सा है, 3 का भी लिख सकते हो। 3 एक बार यहाँ पे और एक बार यहाँ पे है, तो 2 ही बार रिपीट हुआ, तो 3 का फ्रीक्वेंसी कितना हो गया, 2, तो यहाँ पे वो भी लिख लो। फ्रीक्वेंसी ऑफ 3 इक्वल्स टू 2, यानी कि फ्रीक्वेंसी ऑफ 3 इज इक्वल टू 2 का मतलब हो गया कि इस पूरे डाटा में जो फ्रीक्वेंसी है 3 का, यानी कि 3 बेसिकली कितनी बार रिपीट हुआ, तो 2 बार रिपीट हुआ बस। तो फ्रीक्वेंसी समझ में आया। इसी तरीके से आपको देखना है फ्रीक्वेंसी का सिंपल सा मतलब याद रखना एक लाइन में कि कौन सा चीज कितनी बार आया है, रिपीट हुआ है, ये हो गया हमारा फ्रीक्वेंसी। आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट, एक लास्ट है हमारा इसमें 6 नंबर में, टैब्यूलेशन ऑफ डाटा। टैब्यूलेशन ऑफ डाटा, इसको थोड़ा इधर लिखा जाए, 5 हो गया 6 नंबर पे, टैब्यूलेशन। टेब्यूलेशन ऑफ डाटा। टेब्यूलेशन ऑफ डाटा का मतलब सिंपल सा है कि डाटा को आप टेबल के फॉर्म में अरेंज कर दो, बस वही कहलाता है टेब्यूलेशन ऑफ डाटा। अरेंजिंग द डाटा in tabular form, arranging the data in tabular form, it is called tabulation of डाटा। बस यानी कि डाटा को टेबल के फॉर्म में अरेंज कर दीजिए, टेबल में बेसिकली सजा के लिख दीजिए, वो हमारा टेब्यूलेशन ऑफ डाटा कहलाएगा। तो आइए देखते हैं इसका एग्जांपल। जैसे सपोज मान लेते हैं यहां पे हम लोग एक क्रिकेट मैच का लेते हैं एग्जांपल, ठीक है। स्कोर सेक्योर्ड बाय 10 प्लेयर्स इन अ क्रिकेट मैच, यानी कि बेसिकली एक क्रिकेट मैच हुआ, उस क्रिकेट मैच में 10 खिलाड़ी ने कितना कितना स्कोर किया उसके बारे में हम लोग लिखते हैं। सपोज कीजिए पहले वाले प्लेयर मार लेते हैं 90 रन, फिर 85, फिर 20, 30, 36, 49, 63, हाफ सेंचुरी यानी कि 50, एक सेंचुरी भी लगा देते हैं। कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और एक मान लो 0 पे आउट हो जाता है, होता है कई बार आउट हो जाते हैं 0 पे भी। अब इसी डाटा को बस क्या करना है, अच्छा पहले तो ये बताओ क्या ये हमारा डाटा है, क्या ये आपको एक किसी प्रकार का इंफॉर्मेशन जानकारी दे रहा है, बिल्कुल दे रहा है, तो ये हमारा डाटा हो गया। इसी डाटा को बस क्या कर दो आप टेबल के फॉर्म में अरेंज कर दो, तो कहला जाएगा टेब्यूलेशन ऑफ डाटा। तो यहां पे हम लोग हेडिंग बनाएंगे, पहला देखो इस पूरे डाटा में किन 2 चीज के बारे में बात हो रहा है, पहला प्लेयर के बारे में और दूसरा उसके द्वारा बनाए गए रन्स के बारे में, ठीक है। तो यहां पे हम लोग लिखेंगे नंबर ऑफ प्लेयर, नहीं तो बेसिकली आप प्लेयर्स भी लिख सकते हो, प्लेयर्स और यहां पे रन्स स्कोर्ड बाय प्लेयर्स, पूरा मतलब बेसिकली रन भी लिख सकते हैं, रन्स स्कोर्ड बाय प्लेयर्स वो भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहां पे आप लिख सकते हो नंबर ऑफ प्लेयर्स, चलो लिख ही देते हैं नंबर ऑफ प्लेयर्स। तो आइए एक टेबल हम लोग पहले इसका क्रिएट करते हैं कुछ इस तरीके से, ओके। टोटल 10 प्लेयर हैं, तो आपको 10 बनाने पड़ेंगे, इस तरीके से छोटा छोटा बना लेंगे, 1 2 3 4
5 6 7 8 9 एंड लास्ट 10। अब बताइए पहला वाला प्लेयर, नंबर ऑफ प्लेयर मतलब पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5 6 7 8 9 10, पहला वाला प्लेयर कितना बनाता है 90, फिर उसके बाद दूसरा वाला 85, फिर 20, फिर 30, फिर 36, फिर 49, फिर 63, फिर 50, फिर 100 और फिर 0। ओके, तो इस तरीके से हमने क्या किया, इस डाटा को टेबल के फॉर्म में हमने अरेंज कर दिया, तो अब ये हमारा कहलाएगा टेबुलेशन ऑफ डाटा। बस बेसिकली इतना ही करना था इसमें। इसको जल्दी से आप लोग लिखिए, ऑनलाइन वाले बच्चे आप लोग भी या तो वीडियो को पॉज करके लिख लीजिए या फिर वीडियो का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जैसे आपको अच्छा लगे वैसे इसको कॉपी में लिख लीजिए, लेकिन लिखना जरूर है क्योंकि ये आपको आगे के कॉन्सेप्ट्स को समझने में हेल्प करेगा। उसके बिना फिर आप नहीं समझ पाओगे, चैप्टर में आपको हमेशा कंफ्यूजन बना ही रहेगा। तो इसको अच्छे तरीके से आप लिखेंगे पहले, फिर आगे बढ़ेंगे। तो आज के क्लास में हम लोगों ने अपने इस चैप्टर का शुरुआत किया, और शुरुआत में बेसिकली हम लोगों ने इस चैप्टर को 7 अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया है, जिसमें से आपका आज ये पहला वाला पार्ट कंप्लीट हुआ, इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में बेसिकली आपने समझा कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में। कल से हमारा क्लास चलेगा मीन का, देन उसके बाद मीडियन, मोड, बार ग्राफ, डबल बार ग्राफ एंड लास्ट प्रोबेबिलिटी। तो सबके बारे में डिस्कस करेंगे एक एक करके। इस चैप्टर का सबसे बड़ा खूबसूरती ये है कि आपको अलग अलग टर्म्स के बारे में जानने को मिलेगा, जो कि आप बड़े वाले क्लास में भी पढ़ोगे। तो यहाँ पे बस एक तरीके से थोड़ा सा बेस है, आपको छोटा मोटा जानकारी मिलेगा, लेकिन इसके बारे में नेक्स्ट लेवल का आप आगे क्लास में पढ़ोगे 8 9 10 में। लेकिन समझ में आया आज का क्लास? तो इंट्रोडक्शन कंप्लीट हुआ। कल हम लोग अपने क्लास का शुरुआत करेंगे मेन वाले टॉपिक से। ओके, कहीं पे भी कोई डाउट? चलिए, वेरी गुड। ऑनलाइन वाले बच्चे आप लोगों को कहीं पर कोई कंफ्यूजन रहा हो, डाउट रहा हो तो कमेंट करिएगा। हम लोग मिलेंगे अपने अगले वाले क्लास में, मेन वाले टॉपिक को शुरुआत करेंगे। और हाँ, ध्यान रहे इतना आप लोग कल रिवाइज करके आएंगे, सब कोई, आप लोग भी और आप लोग भी रिवीजन करके आएंगे, तो क्लास में फिर ज्यादा अच्छा लगेगा। ऐसा ना लगना, मतलब ऐसा ना लगना चाहिए कि पहली बार इस चीज को पढ़ रहे हैं, पढ़ के आओगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा। ठीक है, समझ में आएगा। चलिए मिलते हैं हम लोग कल अगले क्लास में। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।